नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी के बेटे अमरीश त्यागी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अमरीश त्यागी ने कहा कि एक परिवार में अलग अलग विचारधारा हो सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व ने मुझे पार्टी ज्वाइन करने की प्रेरणा दी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लखनऊ में उनको पार्टी की सदस्यता दिलवाई। अमरीश त्यागी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप का चुनावी मैनेजमेंट संभाल चुके हैं। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि उनके परिवार में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वह कोई भी पार्टी से जुड़ने को स्वतंत्र हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अमरीश त्यागी ने क्या कहा। चुनावी सर्वेक्षण और चुनाव प्रबंधन के कार्यों से जुड़ा रहा। मैं पीछे श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पद को, लेकिन डायरेक्ट राजनीति की मेरी पहली शुरुआत है। और जिस तरह से देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर है और जिस तरह से यहाँ पर प्रदेश में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे वो महिलाएं हों, व्यापारी वर्ग हों, आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। अन्यथा पूर्ववर्ती सरकारों में सड़क पर निकलना भी दुर्भर था और व्यापारी वर्ग एक्सटोर्शन से और तमाम तरह की बड़ी उनसे पीड़ित था। मुझे लगता है कि मुझे अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक उचित और एक अच्छा मंच है और मैं एक साधारण कार्यकर्ता की तरह इसमें शामिल हूँ। यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में जेडीयू के अलावा समाजवादी पार्टी, बसपा और भीम आर्मी के नेता भी बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान सपा के गोपाल अग्रवाल, बसपा के हेम सिंह आर्य, शरण सिंह और आर्मी के सत्येंद्र सिंह यादव, डॉक्टर टीपी सिंह भीम ने कमल का झंडा थामा। इसके अलावा पूर्व अपर मुख्य सचिव चंद्र प्रकाश समेत विपनेश चौधरी, सत्येंद्र सिंह, ब्रजेश शर्मा ने भी पार्टी की सदस्यता ली। और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए दो मेहमान जुड़े हुए हैं। राहुल आनंद बीजेपी से, हिमांशु वाजपेयी समाजवादी पार्टी से। आप दोनों का एएनबी न्यूज पर स्वागत। राहुल जी, आज तो आपने भी समाजवादी पार्टी के कलर के ही कपड़े पहन लिए, क्या बात है? अब लग ही नहीं रहा है समाजवादी पार्टी से कौन है और बीजेपी से कौन है, या पहचान ही नहीं हो पा रही है। हिमांशु वाजपेयी, मेरे पीछे जो पोस्टर है वो इस चीजों को चिन्हित कर रहा होगा कि कौन किस पार्टी से नहीं, है। वो आपने ठीक किया। देखिए, अब आजकल पता ही नहीं चल रहा है कौन कब कहाँ पे चला जा रहा है और कौन कब कहाँ से आ जा रहा है। ये सियासत है। हिमांशु वाजपेयी, जिस तरह समाजवादी पार्टी की बढ़त बनती जा रही है, जो अब इनका कोई मूल्यांकन तो नहीं किया जा सकता। ये जो सर्वे आते हैं ये सब धराशायी हो जाते हैं, लेकिन अभी तो आप बिल्कुल एकदम बढ़त बनाए हुए हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी आप पर भारी पड़ रही है, क्योंकि अब आरएलडी का भी वहाँ पर वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गणित कैसे बिठाएंगे? राहुल आनंद, जो समाजवादी पार्टी का वहाँ दरअसल आप माने या ना माने, लेकिन धीरे धीरे कहा जा रहा है कि जो घाटा नुकसान बीजेपी को हो रहा है वो फायदा कहीं समाजवादी पार्टी को हो रहा है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के ऊपर आरएलडी भारी पड़ रही है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, एक चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं एक शायरी पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद हम लोग स्वस्थ चर्चा करेंगे। पढ़िए। अब ये शायरियां और ये कविताएं, गजलें, ये मुहावरे सब निकल के आएंगे। आप भी ना पढ़ेंगे तो ये अधूरी रह जाएगी रवायत। जी, किस शख्स के हिस्से में रहती है
जो इमारत जितनी ऊंची होती है उस पे उतने ही खतरे रहते हैं। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो अब चुनाव का जो सिलसिला जो शुरू हो गया है और लोगों का एक दल से दूसरे दल में आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, तो मैं इसमें सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस को अपनी खोई हुई जमीन लानी है, सपा को अपनी मौजूदगी का एहसास कराना है, बसपा को अपने आप को सिद्ध करना है और सिर्फ बीजेपी को सरकार बचाकर विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। तो जहां तक जो उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है वो आज से अगर आप 4.5 साल पहले जाएंगे उस समय उत्तर प्रदेश को देखेंगे और अब की स्थिति में काफी परिवर्तन हो चुका है। और हमने जो परिवर्तन का जो नारा के साथ जो 300 प्लस सीटें लेकर जो सरकार बनाई थी, यही हमारा लक्ष्य है कि कैसे करके हम उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएं। और अभी तो सर्वे आएंगे, बहुत सारे सर्वे होंगे जिसमें कभी बीजेपी को बढ़त दिखाई जाएगी, कहीं सबको दिखाई जाएगी, कभी कांग्रेस आएगी, लेकिन वास्तविकता और इसका निर्णय का जो पारदर्शिता आएगा वो चुनाव के बाद ही हम जा सकते हैं कि क्या असल में होना है। हिमांशु जी, आवाज मिल रही है आपको? हिमांशु वाजपेयी को आवाज नहीं मिल पा रही है। राहुल आनंद जी, क्या बोल रहे हैं? राहुल आनंद, देखिए, जो एक 2013 के जो दंगे हुए थे उसके बाद एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उसका फायदा आपको मिला निश्चित रूप से। लेकिन ये जो अब गठजोड़ चल रहा है कि जो जाट और मुस्लिम एकीकरण हुआ है और कहीं ना कहीं अब जयंत चौधरी का कद भी धीरे धीरे एकदम बढ़ता जा रहा है, तो आरएलडी वहाँ पर जो उखड़ गई थी वो थोड़ी जमने लगी है और किसान आंदोलन के बाद उसकी जो जड़ें हैं थोड़ी मजबूत हुई हैं। जड़ें पहले भी मजबूत थी लेकिन बैठ नहीं पा रहा था, लेकिन अब बैठा है थोड़ा सा। तो इसका जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं तो आपको होगा। देखिए, जो आपने दंगे के बारे में जो चर्चा की, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि बीजेपी को सत्ता में आने के पहले वहां की जो स्थिति थी वहां कंट्रोल से बाहर थी। हर वक्त कभी ना कभी वहां दंगे हो जाया करते थे, लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई उसके बाद से जो दंगाई थे वो जेल के अंदर चले गए और उनसे पेनाल्टी लेने लगे लोग। तब जाकर उत्तर प्रदेश की स्थिति सुधरी और सुधरने के विश्वास के साथ कहता हूं, और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप भी जानते हैं कि अब वहां दंगा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पे अग्रणीय है। दूसरी बात, जो वहां पे जो समीकरण है, जो आपने बताया कि मुस्लिम और जाट का जो समीकरण है, वो समीकरण बदलते बदलते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी को जो सीटें मिली है उसमें मुसलमान का योगदान नहीं रहा है और जाट का योगदान नहीं रहा है, तभी जाकर हमें उतनी सीटें मिली हैं। दूसरी बात ये है कि अब उत्तर प्रदेश में जो पहले कभी गुंडों का प्रदेश कहा जाता था, कंट्रोल से बाहर की चीजें हुआ करती थी, अब वो सारी चीजें शांत हो गई हैं। अब वास्तविकता और विकास की जो बात है वही उत्तर प्रदेश के अंदर दिखती है। और आपको मैं बताना भी चाहूंगा सम्मानित जनता को आपके चैनल के माध्यम से कि किस प्रकार से महज 4.5 वर्षों के अंदर किस प्रकार से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की गई और हमने रिकॉर्ड तोड़ विकास किया। जो समाजवादी के लोग, जो पूर्व पार्टियां थी, वो बस भूमि पूजन करती थी, बस हमने शिलान्यास करा के उसको उद्घाटन भी कर दिया। ये राहुल आनंद जी, चर्चा आपसे जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आइए चलते अपने मेहमानों के पास। राहुल आनंद जी, देखिए, जो उपचुनाव हुए फिर उसमें ये समझ क्यों नहीं पाए लोग, गणित आपकी जो आप बता रहे हैं, जो आंकड़ा है, तो उसमें क्यों नहीं समझ पाए लोग? देखिए, कभी भी जब वोटिंग वगैरह होती है और खास करके उपचुनाव जो होते हैं, तो उपचुनाव के परिणाम को हम लोग विधानसभा के परिणाम से जोड़ते जरूर हैं, लेकिन अगर जब उस समय का माहौल कुछ और होता है, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उस समय माहौल बिल्कुल बदल जाता है और उस समय जनता जनार्दन ये डिसाइड करती है कि हमें किसके साथ जाना है। और जो उत्तर प्रदेश की जो इतिहास रहा है, वो इतिहास हर वक्त उत्तर प्रदेश को जंजीरों में लपेट के रखा है। चाहे आप बीएसपी का शासन उठाकर देखें
या फिर समाजवादी पार्टी के इतिहास को उठाकर देखें, जब कभी मंत्री आते थे तो चीफ मिनिस्टर कुर्सी से उठ जाते थे। तो ये दिखाता था कि मंत्री कितने दबंग है और चीफ मिनिस्टर कितने कमजोर हैं। हमने उन सब चीजों को पारदर्शिता के साथ लाया और जो गलत था उसको हमने सलाखों के पीछे डाला। और ये वही लोग हैं जो हनुमान जी की तरह सिर्फ और सिर्फ हमने उन्हें उनके शक्ति का एहसास कराया, डिसीजन लेकर, डेयरिंग डिसीजन लेकर, तब जाकर आज वो परिस्थिति बदली है। और वहां की प्रदेश की जो आवाम है वो खुलकर चलती है, चाहे वो बुंदेलखंड का इतिहास उठाकर देख लीजिए या लखनऊ से ले लीजिए या फिर कहीं और का ले लीजिए, कहीं भी किसी भी प्रकार से जो भी उत्तर प्रदेश की जो समस्त जनता है, हम सब उनके साथ खड़े होते हैं और उनके फैसले का हम स्वागत और अभिनंदन भी करते हैं। वो अभिनंदन तो ठीक है, आप तो कीजिए, अभिनंदन सब कीजिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पूर्वांचल में भी और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ भी अब वैसी परिस्थितियाँ आपको लगता है कि जो सीटें मिली थी वही सीटें मिलेंगी या उससे ज़्यादा मिलेंगी? देखिए, आज मैं एक सर्वे देख रहा था, अगर बात सर्वे की करें तो जो किसानों की जो मुख्य मांगे थी, बीजेपी के समर्थन वाला देख रहे थे कि नई वाला देख रहे थे? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप भी अगर कहीं जाकर कुछ सर्वे वगैरह करते हैं तो इसका मतलब ये सिद्ध नहीं हो जाता है कि आप बीजेपी के समर्थक हैं या कांग्रेस के समर्थक हैं। लेकिन जो जनता वहां पर रहती है वो उनकी बातों से जो अल्फाज निकलते हैं वही चीजों को सिद्ध करते हैं कि वो उनका मूड क्या है। तो बस मैं इतना बताऊंगा कि हमारी स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। जो जाट आंदोलन चल रहा था, जो किसान आंदोलन चल रहा था, तो किसानों को भी हमने समझाने का प्रयास किया, वो नहीं समझ पाए तो हमने उनके कहने पे वापस भी लिया। जो चीनी की जो मिठास है, वो चीनी की मिठास इतनी, गन्ने की मिठास इतनी गन्ने की जो मिठास होती है उसकी सुंदरता का अगर व्याख्यान किया जाए तो उसमें करवाहट मिलाने का काम कोई और वहां बैठकर करता है। लेकिन उस मिठास की अगर कल्पना की जाए तो निश्चय ही बीजेपी की सीटें और जड़ें वहां मजबूत हुई है। और जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी की अगर बात कर ले तो वो भी किसानों के हद तक गया है। और ये मैं आज का चैनल का बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो जो रिपोर्टर थे वो खेतों में जाकर किसानों से बात कर रहे थे, तो मैं उनकी बातों को कह रहा हूं। बाकी तो कुछ महीनों में परिणाम आ जाएंगे, इससे सादा सिद्ध हो जाएगा कि किस पार्टी को क्या बहुमत मिल रही है। आज वो थोड़ा आप कलर भी एक अलग सा पहनाएं तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आप लड़खड़ा से रहे हैं। कभी कभी ऐसा रंग रूप अपना देख लेता है व्यक्ति तो उसको लगता है कि क्या अभी भगवा लाल हो गया, तो कहीं ना कहीं कलर का प्रभाव भी पड़ रहा है आपके ऊपर राहुल जी। नहीं, देखिए, ये अगर आप बात करेंगे तो ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी और स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। मुझे पता था आपके यहाँ आने से पहले कि मेरी डिग्री की बात हो रही है और मैंने कहीं ना कहीं जरूर सामना किया था आपके इस प्रश्न का। तो आखिर वही हुआ, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट इस बात को सिद्ध कर रही होगी। लेकिन कलर से मन का मतभेद को नहीं निकाला जा सकता है। हमारे मतभेद हो सकता है लेकिन मन हमारा एक है, जनता के बीच में रहता। आपने ही बांटा, ये लाल रंग उसका, ये हरा उसका, ये भगवा उसका, ये किसी ने और ने थोड़ी बांटा है। ये तो सब सियासी दलों ने ही बांटा है। भाजपा की नहीं कह रहा मैं, तो सभी सियासी दलों की कह रहा हूँ। ये कलर आपने ही बांटा है, लोगों ने थोड़ी बांटा है, हमने थोड़ी बांटा है। देखिए, क्या होता है कि हर किसी को पहचानने के लिए और जानने के लिए उसकी एक पहचान होती है, तो हम उस पहचान के हिसाब से चलते हैं। जैसे कि आपका नाम है, मेरा भी नाम है, मेरा नाम राहुल है, तो आर से जो शुरू होता है तो आर से रेड भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाल कलर मुझे पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाल कलर वाले का मन भी मुझे पसंद है। यहीं पे तो हम अलग हैं। जो मेरे पीछे जो कमल खिल रहा है, जो पीले अक्षरों में आप देखेंगे, लाल और पीले का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। तो आप अगर ये देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी स्क्रीन को रिफ्लेक्ट करता होगा, तो ये मतभेद वाली जो बातें हैं वो क्लियर हो जाएगी। अब ये पता नहीं चलता ना, रिफ्लेक्ट कौन करता है, रिप्रेजेंट कौन करता है, ये पता भी तो नहीं चल पा रहा है आजकल कि रिफ्लेक्शन और रिप्रेजेंटेशन में फ़र्क क्या है। जो रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और जो रिफ्लेक्ट करने वाले हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फ़र्क भी तो नहीं चल पा रहा है पता राहुल जी। देखिए, इसी के लिए तो मतलब गंभीर, जैसे मैंने सवाल किया उसी लहजे में जवाब भी दीजिएगा। हाँ, मैं दे रहा हूँ। देखिए, इसीलिए तो जब वोटिंग होती है, जब ईवीएम मशीनें आती हैं, तो उसमें कमल का निशान होता है, साइकिल का निशान होता है, पंजे का निशान होता है, फल का निशान होता है, बहुत सारी चीजों का निशान होता है। तो आपके बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है कि आपको क्या पसंद है और आप किसको दबाना चाहते हैं बटन।
तब जाकर ये जो पीछे जो पीला कलर जो दिख रहा है कमल के साथ, यही रिफ्लेक्ट करेगा आने वाले चुनाव में। जी। लेकिन किसान आंदोलन से लगता नहीं आपको नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में? अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, गन्ना बेल्ट की, तो आपको लगता नहीं है कि आपको बहुत चीज़ें अभी सही करनी होंगी और वो सही करने का वक्त है नहीं आपके पास? देखिए, और मैं ये भी एक बात ये भी कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पे तो आलू प्याज से भी सरकारें गिर जाती हैं, बन जाती हैं उनके महंगे सस्ते होने से। तो संवेदनशीलता जो बहुत ज्यादा होती है चुनावों में। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो महंगाई का जो स्तर होता है, वो जो काला बाजारी लोग करते हैं, तो काला बाजारी होने की वजह से आलू प्याज के दाम बढ़ते हैं और सरकारें गिरती हैं। लेकिन यहाँ पे जो योगी जी की जो सरकार है, वो उन पे कड़ी नजर बना के रखी है, और जो लोग इसमें पाए जाते हैं संलिप्तता के साथ, तो उनकी कुर्की जब्त भी करते हैं। तो अगर शासक किसी भी प्रदेश का हो या देश का हो, शासक मजबूत होना चाहिए। अगर शासक मजबूत नहीं होगा, तो अगर हम छोटे से ही स्तर से अगर बात करें, अगर हमारे परिवार में हमारे पिताजी अगर वो कड़े मिजाज के नहीं होंगे, तो हो सकता है कि मेरे संस्कार कहीं बदल जाए, या मैं कुछ गलत आदतों के लत में लग जाऊं। तो कभी भी शासक को मजबूत होना चाहिए और कड़क होना चाहिए। अब आपका शासक है तो कड़क और मजबूत होना चाहिए, और दूसरे का शासक हो तो नरम होना चाहिए। संदीप त्रिपाठी जुड़ चुके हैं कांग्रेस। संदीप त्रिपाठी, स्वागत आपका एनबी न्यूज पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप त्रिपाठी जी, ये जो सियासी जमीन है उत्तर प्रदेश की, लगातार रंग बदल रही है, और कहीं ना कहीं अब एक ऐसा जो ध्रुवीकरण पहले जो हो गया था वो शायद टूट रहा है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कहानी कुछ और है इस चुनाव में, पूर्वांचल की कहानी कुछ और है। कैसे देखते हैं? और फिर आप भी मैदान में आके खड़े हो गए हैं उसमें। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज भाजपा जो है पूरी तरह से निस्ता नाबूद हो चुकी है। उस किले को बचाने के लिए अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, मोदी जी, इनकी पूरे कैबिनेट मंत्री, पूरे मुख्यमंत्री 17 राज्य के सब लगे हुए हैं। लेकिन इनको पता है कि ये जो है उत्तर प्रदेश से जाने वाले हैं, और 4 राज्य और भी चुनाव होने वाले हैं, वहां से भी इनकी विदाई है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे जो है पंजाब हो, या जयमलपुर हो। ये मान के चलिए कि हर जगह से जाने वाले हैं। झूठ के फूल और रेत के महल ज्यादा दिन नहीं टिकते हैं। अभी भाजपा के मित्र महंगाई पर बड़ी सफाई दे रहे थे कि काला बाजारी की वजह से महंगाई हो जाती है। अरे भैया, काला बाजारी की तो आपने खुली छूट दे दी थी। किसानों को 750 किसानों को शहादत देनी पड़ी, तब आपको अक्ल आई, और अक्ल आने के बाद उन कानूनों को आप वापस करते हैं। आवश्यक सेवा अधिनियम में जो संशोधन किया था आपने, वो काला बाजारी की खुली छूट नहीं देता था, तो और क्या था? उसका किसानों से क्या लेना देना था? आप लगातार जो है, आप जो है कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है, आप जो है छात्रों को मार रहे हैं, आप खुद ही टीटी का पेपर आउट करा दे रहे हैं। मतलब देखिए कितनी हास्यास्पद बात है कि सरकार खुद ही, मतलब नौकरी न देना पड़ जाए उससे बचने के लिए ये खुद ही पेपर आउट करा दे रहे हैं। और जिस प्रकार से एक क्षेत्र में कहूंगा 38 करोड़, लगभग 42 करोड़ जो है असंगठित कामगार हैं पूरे देश में, आज उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो। जो योजना पहले चल रही थी वही आज चल रही है। आप सिर्फ जो है ड्रामा करने के लिए एक समीकरण जो है उसका पंजीकरण का लगे आपके नेता जो है पंजीकरण का बोर्ड लगा दे रहे हैं। आप भाई आप योजना में उनको, जो न्याय योजना कांग्रेस ने मांग की थी, आज कोरोना काल के बाद आप श्रमिकों को क्यों नहीं दे रहे हो? आप उनको दीजिए। जो भी कामगार मजदूर हैं, जो इस लॉकडाउन में बेरोजगार बैठे रहे, जिनको अपनी जमीनें गिरवी रखनी पड़ी, अपना घर गिरवी रखना पड़ा, उनकी मदद के लिए आप क्या कर रहे हो? हाँ, चुनाव आ जाएगा तो 1000-2000 रुपए आप देकर मुंह बनाने का फिर काम करेंगे। ये काम नहीं चलेगा। न्याय योजना जो कांग्रेस लेके आई थी, हमको मैंडेट नहीं मिला, आपने हमारी बहुत सारी योजनाएं लागू की है। मैं ये आपसे कहूंगा कि आप इसको भी लागू करके श्रमिकों के जो है उनके लिए कुछ कार्य करिए, अगर आप कर सकते हैं तो, अगर आपकी सोच है तो। और देखिए कल जेपी नड्डा जी को मैं आज तक पर सुन रहा था। जेपी नड्डा जी कहते हैं, उनका बयान है ऑफिशियल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है। वो कहते हैं कि दलित और मुस्लिम, जब हम अंत्योदय की बात करते हैं, मैं कोट कर रहा हूँ, दलित और, वो इंग्लिश में बोले थे, मैं हिंदी में सिर्फ उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, दलित और जो है मुस्लिम, अगर अंत्योदय की बात होती है, अगर हम तक पहुंचते हैं, जबकि वो हमें सपोर्ट भी नहीं करते हैं, तब भी हम उनके लिए काम करते हैं।
तो मतलब आप जो सपोर्ट नहीं करता है उसके लिए आप अंत्योदय लाते हैं, और जो सवर्ण लोग आपके लिए काम करते हैं उनके लिए आप झुंझुना पकड़ा देते हैं। उनसे कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाइए, गंगाई बनिए, गौ रक्षा करिए। तो आप किसके लिए कर क्या रहे हो? आप जो है शिक्षा मित्र की नौकरी खा गए, उत्तर प्रदेश में आते ही 2 लाख अनुदेशक थे, उनकी नौकरी आप खा गए। आप करना क्या चाहते हो? आप जो है सिर्फ और सिर्फ अडानी के लिए काम करते हो। अडानी भैया ममता जी की गोद में जा रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा सबसे बड़ी घबराहट आपको जो आई ममता जी से, जब अडानी जी मिले तो मोदी जी को घबराहट हो गई कि यार जैसे हमको बनाया इस व्यक्ति ने, ये ममता जी को बना सकता है, जिसके साथ लग जाएगा अपने पैसे की जोर पर। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं भाई साहब, ये जनता चाहे अडानी किसी के साथ खड़ा होगा तो जनता उसको पूरी तरह रिजेक्ट करेगी। जिस तरीके से उनकी 107 करोड़ रुपए 1007 करोड़ रुपए एक दिन की आमदनी हो गई है, ये आपने की है। आज जो है वो भारत के नंबर 1 जो है इंडस्ट्रियलिस्ट बनने वाले हैं, इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, तो उसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। गंगा एक्सप्रेस वे बनेगा, अडानी जी बनाएंगे, कोई भी काम होगा अडानी जी करेंगे। कैसे हो रहा है भाई? आपकी मिली भगत है तभी ना। वो आपको चुनाव में हवाई जहाज उपलब्ध कराते हैं, पैसा देते हैं, फंडिंग करते हैं, और आप जो उनको ठेका देते हो, पैसा कमाते हो। ये तरीका नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश से इनकी विदाई तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार वाला मॉडल ये हो सकता है कि इनको फिर से मायावती जी की और जो है मुलायम जी की गोद में बैठना पड़े। यही इनके पास एक ऑप्शन रह गया है। अगर ये ऑप्शन नहीं चुनते हैं तो ये उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं। ये बात दो चार फाइलें और निकालनी है। राहुल आनंद ने कोई ढूंढ के अब वो उसका। हिमांशु जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी मिल रही है। हिमांशु वाजपेयी जी, ये जो समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी आपके ऊपर भारी होती जा रही है। अब तो सियासतें बदलती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप आगे आते जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं जिन्होंने आज लाल रंग पहनकर जो योगी आदित्यनाथ जी की जो लाल रंग के प्रति जो उनका नफरत वाला भाषण था, उन्होंने यहाँ पर बैठ के साबित कर दिया कि वो उस भाषा से और उनके उस भाषण से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उसके लिए मैं उनका साधुवाद देता हूँ। और दूसरी बात, जहां तक समाजवादी पार्टी के बढ़ते ग्राफ का कारण ये है कि समाजवादी पार्टी आज जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 में कमान संभाली है, तब से समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका लगातार सड़कों पर, सदन में, मजदूरों के बीच, बेरोजगारों के बीच। दो आंदोलन बता दीजिए जिसमें आपके नेता शामिल हुए हों। अखिलेश जी, आंदोलन आप सुन लीजिए, आप झूठ मत बोलिए ना। 3 बता दूंगा। संदीप जी वो कह रहे हैं 3 बता। संदीप जी कह रहे हैं 3 बता देंगे। वो 3 का नाम लिया, 3 बता देंगे। जी बताइए। उसके बाद जिस प्रकार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अपना जो समाजवादी विजय रथ लेकर निकले हैं, चाहे गोरखपुर हो, चाहे कुशीनगर हो, चाहे ललितपुर हो, चाहे झांसी हो, जिस प्रकार एक जन सैलाब उमड़ा है अपने नेता को देखने के लिए, सुनने के लिए, जो एक इतनी ऐतिहासिक भीड़ उमड़ी है, जो भीड़ किसी भी सरकारी संसाधन से या सरकारी बसों से भी आप ला नहीं सकते हैं। इसका कहीं ना कहीं मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है। अरे हिमांशु जी, अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। हम चलेंगे हिमांशु वाजपेयी के पास। हिमांशु जी देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना भीड़ उमड़ना और ये सब होना है, देखिए ये तो सियासी खेला देखने लोग आते ही हैं। कौन क्या बोलेगा, कौन क्या कहेगा और किससे क्या मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, ये लोगों की उम्मीदें हैं तभी तो आप बने हुए हैं। अगर ये लोगों की उम्मीदें नहीं होती, भले उन्हें पता है पूरी हो ना हो, लेकिन लोगों की उम्मीदें तो हैं आपसे, तभी तो आप बने हुए हैं। जी संदीप त्रिपाठी जी। ठीक है, अच्छी बात है। आवाज नहीं आएगी, ऐसे ही आप जाने वाले हैं दूसरों सुनने से। सुन लीजिए प्रेम जी, अभी हमारे भाजपा सपा के मित्र ने पहली बात तो कलर पर कमेंट किया, रंग पर जो उन्होंने कमेंट किया, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि कोई भी रंग किसी की बाप की बपौती नहीं है। सारे रंग भगवान के दिए हुए हैं और हर एक रंग
हर एक व्यक्ति को कोई भी कभी कहीं भी पहन सकता है। जो अगर भाजपा के लोग कटाक्ष करते हैं या हमारे सपा के मित्र करते हैं तो दोनों ही निंदनीय है। ये डिवाइड एंड रूल जो ये नुरा कुश्ती करते हैं आपस में ध्रुवीकरण वाली, जिस प्रकार से अभी तक अखिलेश जी ईडी और सीबीआई के डर से दिल में घुस के बैठ गए। हमने पूछा 5 साल में 2 आंदोलन का नाम बता दीजिए जिसमें अखिलेश जी रहे हो। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, कोरोना काल रहा, हमारे अखिलेश जी तब तक नहीं निकल कर आते हैं जब तक चुनाव नहीं आ जाता। अखिलेश जी कहते हैं कि नारा है उनका, आ रहे हैं अखिलेश। अरे भैया आ तो रहे हैं लेकिन अभी तक कहाँ थे आप? जनता ये पूछ रही है, अभी तो आप आ रहे हो, जो जनता जा रही है ना वाजपेयी जी वो यही पूछने जा रही, भैया अभी तक कहाँ थे? वाजपेयी जी सुन लीजिए। जनता कुशीनगर में भी पूछ रही है और जनता जहां जहां जनता खड़े होकर दिखा रही है। कैसे क्या पता, मुझे पता है भाई। हिमांशु जी देखिए, हिमांशु जी पैसा काफी रखा, काफी पैसा है, काफी पैसा रखा है। समाजवादी पार्टी को आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है ना आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हम पूरे 4 वर्ष से अपनी स्थिति में मजबूत है। नहीं, एक बार पहले तो हिमांशु जी चुनाव में कहा खड़े करने की हैसियत नहीं थी। आप सवाल कर रहे हैं विपक्ष के। आपके कार्यकर्ता मार खाते रहे, लाठ जूता खाते रहे और अखिलेश जी एसी में बैठे थे। लाठ जूता खा रहे थे आपके कार्यकर्ता, उनसे मिलने प्रियंका गांधी जाती है। शर्म करिए आप, आपको शर्म आनी चाहिए। मतलब आप लोग जब लाठ जूता खा रहे थे, जब भाजपा के लोग आपको मार रहे थे, आपका नेता जो है उसमें एसी में बैठा था। आप बात कर रहे हैं 85 की। अरे भाई हम सबकी सुरक्षा करेंगे, आपकी भी सुरक्षा करेंगे। हम गांधीवादी लोग हैं। आप हमसे अगर हमसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तब भी हम आपकी सुरक्षा करेंगे। अब सुन लीजिए वाजपेयी जी, आप अपनी सुरक्षा करिए। इतना बता दीजिए कि जिला पंचायत चुनाव में आप हिमांशु वाजपेयी देखिए एक एक करके जी। वाजपेयी जी ये पूछ रहा हूँ कि मजबूत विपक्ष की हैसियत से हमने जिला पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया। आप हिमांशु वाजपेयी आपको पीठ दिखाकर भागने वाले लोग हैं। देखिए एक एक करके आप नहीं बोलेंगे तो नहीं सुनाई देगा सबको। गिरफ्तारी दी है किसानों के आंदोलन में लगातार उपस्थित होकर, मैंने खुद गिरफ्तारी दी है। हिमांशु वाजपेयी जी देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है और हमने एक कार्यकर्ता ने स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर इस देश की जनता की सेवा की है। संदीप जी सुन लीजिए, पहले इनको सुन लीजिए। देखिए हिमांशु जी हिमांशु जी आप सुन नहीं रहे क्या? ये बहुत गलत बात है, आप सुन नहीं रहे। नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते। आप सुनिए, आप चुप हो जाइए। हिमांशु वाजपेयी आप चुप हो जाइए। ये ढोंग करना, दोगलापन बंद करिए। प्रियंका जी कहाँ होती है जब राजस्थान में बलात्कार होता है बेटी के साथ? प्रियंका जी कहाँ होती है जब राजस्थान में दलित की हत्या होती है? प्रियंका जी आप विपक्ष में आप को जाना चाहिए, अखिलेश को निकलना चाहिए ना। करने की जरूरत नहीं है, कायरों को हमने स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। आप बात कर रहे हैं, रास्ता देते हो। पंचायत के चुनाव में आपकी हैसियत नहीं हुई प्रत्याशी उतारने की, आपकी हैसियत नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होने की, और आप यहाँ बैठकर लंबी लंबी कर रहे हैं। आपको देने का समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता स्वयं में यादव है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने स्वयं कोरोना से लेकर प्रदेश में सेवा की है, जहां उसे अवसर मिला है, जहां उसकी आवश्यकता पड़ी है। आपको हमें ऐसे एक सवाल आप झूठ बोलते जाइए। 2 आंदोलन का नाम, 2 आंदोलन का नाम चलिए। अभी जो लखीमपुर घटना उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं गिरफ्तार होकर इको गार्डन ले जाए गए। आप कहां से मान रहे हैं?
दिल्ली से आकर सीतापुर तक पहुंचे और आपका नेता है जनता को बिल्कुल राजस्थान में बंद कर देती है। जब होती है प्रियंका जी का महिला प्रेम समाप्त हो जाता है। जब वही घटना कांग्रेस शासित राज्य में होती है तो प्रियंका जी का दलित प्रेम समाप्त हो जाता है। हिमांशु वाजपेयी जी, संदीप त्रिपाठी जी जाते हैं तो राहुल जी बैकफुट पर चले जाते हैं, राहुल जी नदारद हो जाते हैं। आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी कहाँ हैं? हमने तो सवाल नहीं पूछा। क्या प्रियंका गांधी आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है? हिमांशु वाजपेयी जी, हिमांशु वाजपेयी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। प्रियंका हम करना जानते हैं। आप इज्जत बेइज्जती की बात मत करिए। हिमांशु वाजपेयी जी, अगर आप नहीं सुनेंगे, चेहरे पार्टी छोड़कर नहीं गए होते, आपका इतने सम्मान होता तो ये बड़े बड़े चेहरे पार्टी छोड़कर भारतीय जनता आप पार्टी समाजवादी पार्टी की सीटें कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं? हकीकत यह है कि जिसकी जमीन नहीं है आप पूरी तरीके से शून्य है। सिपट कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर शून्य है और शून्य को आप निशान मानेंगे, चुनाव छूने वाला नहीं है, छूने वाला नहीं है। यहाँ छूने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, आज भी निभाएंगे और समय में आपका कार्यालय में सुनिए की आवश्यकता ये मुझे सवाल चाहता हूँ। सपा के मित्र हमारे बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ इनसे समाजवाद की ये बात करते हैं। मैं सिर्फ एक राजस्थान सुन लीजिए, जैसे आपने प्रियंका जी के कसीदे पढ़े हैं। जब राजस्थान के अंदर दलित हत्या होती है तब प्रियंका जी का दलित प्रेम कहा जाता है। जब राजस्थान के अंदर एक बेटे बलात्कार होता है तब प्रियंका जी का महिला प्रेम कहा जाता है। बस इतना स्पष्ट कर दीजिए, फिर उत्तर प्रदेश में यहाँ ढोंग करना बंद कीजिए, दिखावा करना बंद करिए। ले लीजिए। अभी हमारे मित्र ने कहा कि राजस्थान की उत्तर प्रदेश से राजस्थान पहुंच गए, अच्छी बात है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर वहां पर आप सुनेंगे नहीं तो कैसे चलेगा वाजपेयी जी? जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। विश्व में मुलायम सिंह लड़के हैं, सब हो जाती उत्तरी राजस्थान में मैं नहीं पहुंचा हूँ। मैं आपको आईना दिखाने का काम कर रहा हूँ। क्या महिला की आपकी नजर में राजस्थान में और है? पूरी तरह से रिजेक्ट माल है, रिजेक्ट माल। सुन लीजिए, माल है। आप शैली बता रही है कि आप कहां से क्या सीख के आए हैं और आप तो इस समय पूरी तरीके से साफ है पूरे देश में। देश की जो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी आज वो कहीं है ही नहीं, कहीं चर्चा में नहीं है। अभी इतनी देर से तो आप ही चर्चा कर रहे हैं, इतनी देर से तो आप ही चर्चा कर रहे हैं हिमांशु वाजपेयी। इतनी देर से आप चर्चा क्यों कर रहे हैं कांग्रेस की? अगर नहीं है चर्चा में तो चर्चा क्यों कर रहे हैं? सुन लीजिए, ये डिबेट आप ऐसा चैनल मत बनाइए। हमारा डिबेट करने का बिल्कुल अलग तरीका होता है। आप सुनिए, समझिए, जनता परिणाम आपको दे देगी जिसको जितना देना है। लेकिन आप लगातार बोलेंगे समय नहीं देंगे, नहीं हिमांशु जी, ये गलत, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। मुझे आप ये बता दीजिए, यहाँ बिल्कुल गलत बात आप सुन नहीं रहे। रंग किसी के बाप का नहीं है। रंग किसने किया? रंग किसने किया? आपकी डिबेट तब ये डिबेट का तरीका आपका होता है। नहीं, आप सुनिए मेरी बात। कौन सा गलत शब्द बोल दिया भाई? नहीं, अभी सुनिए, सुनिए, ये कलर, ये रंग किसने अलग किए? ये रंग सियासत में अलग किए। अब्बा जान कहा तो ठीक है, अब्बा जान कहा तो ठीक है, क्या बात? संदीप त्रिपाठी जी आप बोलिए। गलत बात है, अब्बा जान फिर कहे, क्या मतलब है? संदीप त्रिपाठी, सुनिए, जवाब सुनिए आप। हाँ जी, देखिए मित्र वाजपेयी जी, अभी आप राजस्थान की बात कर रहे थे, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। हम वहां पर सरकार में, अगर वह कार्रवाई हमारी पार्टी नहीं कर रही है, हमारी सरकार नहीं कर रही है, आप विपक्ष में वहां चुनाव लड़ने गए थे, आप जाइए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जाए वहां पर, जो जिसके साथ अन्याय हो रहा है आप जाइए। आप किसने मना किया? अगर हमारी पार्टी सही कार्रवाई कर रही है तो जाहिर सी बात है आपको मौका नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आपकी थोड़ा सा।
आप कहते हैं कि समाजवाद की बात करते हैं। आपके 75 जिलों में जिला अध्यक्ष का नाम कृपया बता दीजिए, कितने वाजपेयी हैं? जहां तक मुझे पता है लगभग 56 यादव है। क्या यादव ही उत्तर प्रदेश में है? क्या समाजवादी पार्टी में जिला अध्यक्ष सिर्फ यादव बन सकता है? ये कौन सी योग्यता है भाई? आपकी जातिवादी चेहरे को और भाजपा के सांप्रदायिक चेहरे को जनता पूरी तरह से रिजेक्ट करने जा रही है उत्तर प्रदेश में। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा है। आप यादवों को प्रतापगढ़ से बुला लीजिए, लखनऊ, कुशीनगर बुला लीजिए, भीड़ इकट्ठा कर लीजिए, उससे चुनाव आप नहीं जीतेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं 2017 में इससे ज्यादा भीड़ हुआ करती थी। और क्या हकूमत आप देखे थे? आप अपना आकलन खुद करिएगा। जो आपकी ये जातवादी राजनीति है इसमें आप पूर्णता आप, और दूसरी बात सम्मान की बात करते हैं। शिवपाल जी बेचारे कह रहे हैं, अरे चाचे बेट भतीजे हमसे कम से कम बात तो कर लो, भतीजे हमसे बात कर लो। जो आदमी अपने पिता और चाचा का सम्मान नहीं कर सकता हो, वो उसकी पार्टी और उसकी विचारधारा कैसे मैं मानूं कि किसी का सम्मान करेगी। दूसरी बात, हमारे भाजपा के मित्र जो इतनी बड़ी बड़ी बातें योगी जी आकर करते हैं और जो हमारे मोदी जी आकर करते हैं, बहुत सारी योजनाएं लॉन्च करने लगते हैं चुनाव के समय में, बहुत शिलान्यास होना लगता है। भैया मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि आप रायबरेली का एम्स बनने वाला था, 1100 बेड का हॉस्पिटल था, आज तक वह एम्स का हॉस्पिटल रायबरेली में क्यों नहीं चालू हो पाया? वहां पर सिर्फ ओपीडी एक सीएससी की तरह होती है, जबकि एम्स अगर रायबरेली में बन जाता तो पूरे पूर्वांचल और बुंदेलखंड को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप पूरे उत्तर प्रदेश में एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए, बड़ा हॉस्पिटल। मेडिकल कॉलेज की अगर आप बात करेंगे तो आपने क्या किया है, जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया है। कोई नया मेडिकल कॉलेज भी नहीं बनाया है, आपने सिर्फ कन्वर्जन किया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कम से कम 500 बेड का एक अस्पताल बता दीजिए जो उत्तर प्रदेश में आप पूछ लेते हैं। देखिए संदीप जी पूछ लेते हैं, संदीप त्रिपाठी जी पूछ लेते हैं। अब आप हिमांशु वाजपेयी, थोड़ा आप देखिए, वो बीजेपी के तो बोलने ही नहीं दे रहे हैं आप। राहुल आनंद बता दीजिए। सवाल पूछ रहा हूँ तो जवाब सुनने की क्षमता रखता हूँ, मैं शांत हो गया। सवाल पूछना हक है मेरा के ऊपर जी। कभी भी किसी सम्मानित चैनल के ऊपर अगर एंकर की द्रोहीन की जाती है तो ये भ्रष्टाचार को अवरोध करने के तरफ है। और दूसरी बात, ये आपस में लड़ रहे थे, जनता के मन में यही बात होगा कि आपस में अगर ये जीतते भी हैं तो इनका क्या रहेगा, वो तो कैसे लड़ रहे थे आपस में बैठ के, किसका परिचय दे रहे थे, ये अपने संगठन के किस शिष्टाचार का परिचय दे रहे थे। ये गलत चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। आपस में अगर मिठास नहीं थी तो फिर जब 2017 में जब लड़ रहे थे तो उसी समय नहीं लड़ना चाहिए था। उस समय तो राजनीतिक पक्ष सबको दिखा, दोनों को दिखा और वो लड़ने लगे और हम अलग रहे। तो कभी भी शिष्टाचार में अगर हम वातावरण, शिष्टाचार में अगर हम करेंगे तो ये अच्छा भी होता है और सब समाज को दिखता है। और मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब मुझे बोलने दीजिए, जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब दे दीजिए। अब मुझे बोलने दीजिए, मुझे अब बोलने दीजिए। देखिए, थोड़े देर पहले त्रिशूल जी ने एक बात कही थी कि राहुल जी ने एक कोई फाइल निकाला है। मैं वास्तव में एक फाइल नहीं निकाल रहा था जिसके अंदर मैंने सारी चीजों को रखा था। मैं बता देता हूँ, मैं आप ही को बता देता हूँ पहले कि आपने रोजगार पे लेकर भारतीय जनता पार्टी को कहा था, तो मैं आपको बता देता हूँ। सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। मेरी बात सुनिए, आप ही बोल लीजिए या फिर मैं बोलूं। आपने मुझसे एक सिंपल सा सवाल प्रश्न किया है, मैंने पूछा है, उत्तर देने का अधिकार होना चाहिए। एक हॉस्पिटल का बता दीजिए जो 100 बेड के ऊपर का बना हो, बस सिंपल सा सवाल है। आपने प्रश्न किया है, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। मैं आपके सारे प्रश्नों को सुन रहा था। अगर मैं सारे प्रश्नों को उत्तर दूंगा तो आपको कहीं ना कहीं बोलना बोलिए। देखिए, रायबरेली में किया था एम्स को पूरा करने के लिए, उसको लगभग हमने पकड़ लिया है। उस लक्ष्य के पास हम पहुंच चुके हैं। जो 823 करोड़ रुपए जो नींव रखी गई थी, जिसमें 1012 बेड बनाने की बात की गई थी, उस लक्ष्य को जल्द ही हम प्राप्त कर लेंगे 1 से 2 महीने के अंदर। दूसरी बात, अब मैं आ रहा हूँ, अब मुझे बोलने दीजिए ना, आप मुझे अब बोलने दीजिएगा, अब मुझे बोलने दीजिए। आपने रोजगार पे बातें की, मैं थोड़ा रोजगार पे भी आपको डाटा दे देता हूँ। इजाजत हो तो त्रिपाठी जी मैं बोलूं। राहुल जी एक बार सवाल सुन लीजिए उनका, एक बार सवाल संदीप त्रिपाठी का सवाल सुन लीजिए एक बार। संदीप त्रिपाठी एक बार सवाल कर दीजिए आप फिर से।
मैं आनंद जी से फिर से मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ एक सिंपल सा सवाल कि उत्तर प्रदेश, आप गूगल कर लीजिए, गूगल में मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए 100 बेड के ऊपर का, जिसको आपने शुरू किया हो और आपने बनाकर दे दिया हो, और एक विश्वविद्यालय का नाम बता दीजिए जिसको आपने शुरू किया हो और बनाकर दे दिया हो। इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है? आप तो बहुत सारी चीजें संदीप जी, बता पाएंगे। संदीप जी, संदीप जी अब जवाब ले लीजिए। जी राहुल जी, गोरखपुर एम्स का हमने उद्घाटन कर दिया। आपने, अरे सर उद्घाटन की बात नहीं चल रही है। मैं आ रहा हूँ, उन्होंने हॉस्पिटल पे बोला है, सुनिए मुझे हॉस्पिटल का बता रहा हूँ। रायबरेली में भी हमने नींव रखी और हमने अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए 95% उसमें काम कर लिया, उसकी स्टार्ट भी हो गई है। और मैं आपको बता देता हूँ, और आपने विश्वविद्यालय की बात की तो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का हम लोगों ने वादा किया है, वो भी हम प्राप्त कर रहे हैं। कार्बाइन की जगह आप AK-47 बना लिए, बनने लगी, आप उद्घाटन करने पहुंच गए। ये नौटंकीबाजी नहीं, जिसको आपने शुरू किया हो और आपने बना कर दिया। हमेशा बताया कीजिए, दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा कहना छोड़िए, अपने बच्चे को बताइए। चलिए संदीप त्रिपाठी जी, मैं हिमांशु वाजपेयी से कह रहा हूँ। हिमांशु वाजपेयी आप पूछ लीजिए सवाल, ये जो सवाल शायद ये नहीं पूछ पा रहे, आप पूछ लीजिए राहुल आनंद से। देखिए, ये इस बात से मैं अपने कांग्रेस के साथी से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 4.5 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। अरे सर आप सवाल पूछ लीजिए, वही जो उनने संदीप त्रिपाठी ने बोला वही सवाल पूछ लीजिए, शायद वो सुन ले, आपकी बात समझ जाए आपकी बात। हेलो, आपकी बात समझ जाएं, क्या पता संदीप त्रिपाठी की बात नहीं समझ पा रहे हो, आपकी बात समझ जाएं, वही सवाल पूछ लीजिए आप राहुल आनंद से। तो आप पूछने का अवसर देंगे तभी तो मैं पूछूंगा। पूछिए। मैं त्रिपाठी जी की बात में अपनी बात को जोड़ रहा हूं कि इन्होंने पूरे 4.5 वर्ष के कार्यकाल में निश्चित रूप से कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिसका इन्होंने शिलान्यास करके उद्घाटन किया हो। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पुरानी पिछली सरकार के कामों को आगे बढ़ाया है। और जैसा कि अभी हमारे साथी ने कहा कि रायबरेली की फैक्ट्री में कुछ बनता था और ये कुछ बना के दोबारा शिलान्यास करने पहुंच गए, तो इनके पास निश्चित रूप से 4.5 वर्ष में बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। और जो उपलब्धि ये बताएंगे वो उपलब्धि उत्तर प्रदेश सरकार की कहीं ना कहीं से कोई भी विकास कार्य नहीं होगा। सारे कार्य अगर आपको गिनाने भी बैठेंगे तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि अभी हमारे साथी अगर विकास कार्य गिनाने बैठेंगे, अपने कामों का पिटारा खोलेंगे तो सारे काम केंद्र सरकार के निकलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का, इनका स्वयं का योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया हुआ एक कार्य निश्चित रूप से यहाँ पर नहीं बता पाए। राहुल जी मैं पूछ लेता हूं आपसे, संदीप त्रिपाठी जी के बाद इन्होंने भी बात को घुमा दिया, कोई एक ऐसा हॉस्पिटल बता दीजिए जो आपने शुरू किया हो और जो खत्म किया हो और जहां पर इलाज शुरू हो गया हो। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी हॉस्पिटल्स बने हैं और जो हॉस्पिटल का शिलान्यास किया गया है, उसको पैंडेमिक में दुनिया ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि वो किस प्रकार से कार्य कर रहे थे। और हेल्थ का जो स्ट्रक्चर है वो कभी भी राज्य का विषय रहा है। और ये थोड़ी देर पहले कांग्रेस के एक साथी कह रहे थे कि कोई विकास हुआ ही नहीं है, तो चलो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कुछ नहीं हुआ, सरकार ने कुछ नहीं किया है। लेकिन जो लिखंत के आगे बकंत का कोई वैल्यू नहीं होता है। मैं लिखंत का चीज रखा हूँ अपने पास। कल त्रिशूल जी आपके साथ में बैठा था और आप खुद ही कह रहे थे कि ये जो आप गूगल कर रहे हैं इसका ये तो बहुत ज्यादा सटीक नहीं है, तो मैंने वो भी डाटा निकाल रखा है कि क्या है करके। तो ये इसको भी झूठा देंगे। तो इसका कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि इनको लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे भी भरोसा नहीं है। और दूसरी भूमि पूजन के लिए ले लेते हैं, जो भूमि पूजन इन्होंने कुर्सीनगर में किया था, उस लक्ष्य को किसने प्राप्त किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। इनको 17 साल पहले इन्होंने पूजा किया था, उसके बाद सरकार भी आई लेकिन ये लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए। तो ये इनकी विकास की गति को दिखाता है। और हमने उसको 4.5 साल के अंदर कैसे किया, क्रियान्वयन करके उसको चालू भी करा दिया, ये दिखाता है। अब ठीक है, आपका जवाब प्राप्त हो गया है। अब संदीप त्रिपाठी पहले बोल रहे हैं, फिर आप हिमांशु वाजपेयी के पास हम आ जाएंगे। संदीप जी।
जहां तक आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, ये कुशीनगर की अगर बात कर रहे हैं तो मैं इनको बताना चाहता हूं, मैंने पहले ही कह दिया कि जिन जिला अस्पतालों को आप जो है अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, वो कतई जो है नया चीज नहीं है। जिला जब कोई मेडिकल कॉलेज खुलता है तो मैं अपने मित्र को बता देना चाहता हूं उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। तो 100 बेड के हॉस्पिटल, कम से कम न्यूनतम 100 बेड हॉस्पिटल होना चाहिए। तो आपने क्या किया कि नए हॉस्पिटल न बनाकर जो जिला अस्पताल था वो हॉस्पिटल आपने दिखा दिया। जिस तरीके से एक प्राइवेट कॉलेज वाला जो है फर्जीवाड़ा करके मेडिकल कॉलेज खोलता है, सरकार उसी तरह फर्जीवाड़ा करके हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है। और मैं आपको बता दूं, अभी किसी भी कॉलेज में आज तक नियुक्तियां नहीं हुई हैं, ना ही वहां पर जिस तरीके से मशीनों की आवश्यकता हुई है चाहिए वो भी नहीं लगी हुई है। आपने सिर्फ चुनावी उद्घाटन कर दिया। चुनावी उद्घाटन से जनता का भला नहीं होने वाला। मैं संयोग से जिस कुशीनगर की बात कर रहे हैं, मैं वहां पर खुद गया था। मैं अभी प्रियंका जी का कार्यक्रम लगा हुआ था, उसके पहले मेरी ड्यूटी लगी हुई थी वहां पर क्षेत्र में भ्रमण की, तो मैं वहां भी गया था। वहां की आप मेरे जिले की आधी बिल्डिंग पूरी हुई है प्रतापगढ़ की, वहां पर भी बिल्डिंगें पूरी नहीं हुई थी। आपने जिस तरीके से शिलान्यास आपाधापी में मोदी जी के उसमें कर दिया, वो दिखाता है कि आपकी मानसिकता सिर्फ चुनावी रह गई। जैसे अभी देखिए एक जो है विधायिका गई, रोड 7 करोड़ समथिंग की रोड थी, और जब गई वो उसका उद्घाटन करने, नारियल थोड़ा सड़क ही फूट गई। तो ये इनका ऐसा मॉडल है। उत्तर प्रदेश का पहला बड़ा भ्रष्टाचार जो आपने कहा कि और सुनिए संदीप त्रिपाठी जी, मैं आपकी जानकारी में ला देता हूँ। राहुल आनंद जी, वो रोड जो 7 किलोमीटर की बन रही थी, वो 7 किलोमीटर की बनी नहीं थी, केवल 700 मीटर का हिस्सा था वो जिसका उद्घाटन हुआ था। तो 700 मीटर के हिस्से में नारियल रखा, और सुची चौधरी जो कि बिजनौर से विधायक हैं, उन्होंने वो नारियल जब फावड़ा मारा तो वो नारियल नहीं टूटा, सड़क टूट गई, मात्र 700 मीटर की। अब वो डीपीआर किसने बनाई, ये बात की भी जांच होनी चाहिए। देखिए, योगी की जो सरकार है वो एक बार आप हिमांशु वाजपेयी को सुन लीजिए, फिर आपसे जवाब लेंगे जी। देखिए पीयूष जी, मैं इनके जो विकास कार्य हैं उसकी एक छोटी सी वानगी आपको बताता हूँ। मैं जिस जनपद से आता हूँ, शाहजहांपुर जनपद है, और वहां से जो विधायक हैं वो इनके इस वर्तमान में चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, और इससे पहले वो नगर विकास मंत्री हुआ करते थे। तो वहां पर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने किया था। इन्होंने आनंद फानंद में, जैसा कि हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा, इन्होंने सरकार बनते ही जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज घोषित कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां जब नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो वहां समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जहां आरा बेगम एक लंबे अंतर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराकर नगर पालिका की सीट पर काबिज हुई। उनको हटाने के लिए नगर विकास मंत्री ने आनंद फानंद में सारी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो नगर निगम बनने के लिए जरूरी चीजें होती हैं, जो जरूरी नियम होते हैं, उनको सबको दरकिनार करते हुए आनंद फानंद में सिर्फ उसको कुर्सी से हटाने के लिए शाहजहांपुर को नगर निगम का दर्जा बना दे दिया। और आज नगर निगम बने हुए शाहजहांपुर को लगभग 4 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, लेकिन शाहजहांपुर को उनका पहला मेयर नसीब नहीं हुआ है। और वो इसलिए नहीं हुआ है कि शाहजहांपुर में अपरोक्ष रूप से जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं और जो उस समय नगर विकास मंत्री थे, वही मेयर पद पर पदासीन है, और उनके ही लोग वहां बंदरबाट कर रहे हैं कामों का और लूट खसोट मचाए हुए हैं, इसीलिए वो चुनाव नहीं करा रहे हैं वहां पर। ये इनके विकास कार्यों की सबसे पहली वानगी है। और दूसरी वानगी है कि लखनऊ के अंदर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो लखनऊ के अंदर एयरपोर्ट से लेकर और मुंशी पुलिया तक मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ हुआ था और लोग मेट्रो ट्रेन चलती थी। आज योगी जी के शासन के लगभग 4.5 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, आज भी लखनऊ के अंदर मेट्रो एयरपोर्ट से लेकर मुंशी पुलिया तक ही चल रही है। उसके आगे 1 फीट ये मेट्रो नहीं बना पाए हैं, और जबरदस्ती कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, कहीं और काम है उनका उद्घाटन करेंगे। तो इनकी ये मानसिकता है कि दूसरे के किए कामों पर जबरदस्ती अपना बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। हिमांशु वाजपेयी, राहुल आनंद, संदीप त्रिपाठी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट पे जुड़ने के लिए। दरअसल हर सियासी दल अपने अपने समीकरण खोज रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो समीकरण कितना फलीभूत होंगे आने वाले चुनाव बताएंगे। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।